फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्लिप को देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये किसी पागल औरत की वीडियो है? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस औरत के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इस औरत का नाम मनीषा है। 1.5 साल पहले मनीषा नाम की ये लड़की अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी और अपने परिवार के साथ वो बहुत ही खुश थी। और एक दिन अचानक एक ऐसा दिन आता है जिसकी वजह से वो इस हालत में चली गई। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को, जो कि पुणे में घटित हुई थी। जो मनीषा थी वो बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी काट रही थी, बस वो थोड़ी सी गरीब थी। 28-29 साल की मनीषा ने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे उसकी शादी होने वाली थी 3-4 महीने बाद। और एक दिन वो दोनों कहीं घूमने के लिए गए और जब वो घूमकर वापस आ रहे थे तभी अचानक से उनकी बाइक स्लिप कर गई, जिसकी वजह से मनीषा नीचे गिर गई और उसकी कमर में काफी चोट आई। जबकि उस लड़के को यानी मनीषा के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी चोट नहीं आई क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। और जैसे ही वो स्लिप किए और मनीषा गिरी, उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत उसे उठाया और नजदीकी हॉस्पिटल में ले गया, जहां उसकी मरहम पट्टी की गई और डॉक्टर ने बोला कोई घबराने की बात नहीं है, हल्की मोच है जो कि थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो मनीषा घर जाती है। 3-4 दिन के बाद मनीषा की तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगती है। उसकी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था, उससे उठा भी नहीं जाता था। उसके बाद 2-4 दिनों के बाद तो उससे बिस्तर से हिला भी नहीं जा रहा था। ये सब देखकर उसके घर वाले नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज भी करवाते हैं, पर उससे उसको कोई आराम नहीं मिलता। फिर एक दिन उसके पापा कहते हैं कि उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो, बेटी हमारी है। शरीर उसका पहले है, शादी बाद में, तो इसीलिए उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर ने कहा कि ये एक बड़ी बात भी है और छोटी बात भी। मनीषा के पिताजी बोले कि मैं कुछ समझा नहीं, छोटी और बड़ी बात कैसे? तो डॉक्टर ने बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा आधे घंटे का ऑपरेशन है, उसके बाद 3-4 घंटे आराम करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसके पिताजी ने कहा तो ठीक है, आप कर दीजिए, हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि हम इसका इलाज करा सकेंगे। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है, बात ये है कि हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि इस सीजन में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं और सारे बेड बुक हो चुके हैं, तो आपको कोई बेड खाली नहीं मिलेगा। मनीषा के पिताजी बोले प्लीज सर कुछ कर दीजिए, हमारी बेटी बहुत ही तकलीफ में है। मनीषा के घर वालों के बहुत कहने पर डॉक्टर ने बोला ठीक है, कुछ करता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि आप नीचे जाकर मेरे स्टाफ मेंबर से बात कीजिए रिसेप्शन पर, इतने में मैं उन्हें फोन करके बता देता हूँ सिचुएशन का। इतने में मनीषा के घर वाले नीचे जाते ही हैं, तब तक डॉक्टर ने स्टाफ से बात कर ली थी। जैसे ही मनीषा के घर वाले रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बेड को लेकर स्टाफ में आपस में डिस्कशन चल रही थी कि कैसे करें, कहां से करें, बेड कहां से अवेलेबल करें। वहां ही कंपाउंडर और रिसेप्शनिस्ट के बीच ये भी डिस्कशन चल रही थी कि वो बेड नहीं देना है। तो कंपाउंडर बोलता है अरे मैडम दे दीजिए, आप भी कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इन्हें दे दीजिए वो बेड, इनकी बेटी बहुत ही तकलीफ में है। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहती, पर वो बेड इनके लिए ठीक नहीं है, मैं ऐसे कैसे दे दूं। तो उसके पिताजी, मनीषा के पिताजी बोलते हैं कि क्या बात है, आप किस बेड की बात कर रहे हैं और कौन सा बेड नहीं देना है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि प्लीज सर आप समझिए, वो बेड एक नॉर्मल लड़की को देने के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं पे कंपाउंडर बोलता है कि मैडम दे दीजिए, इनकी बेटी की सेहत ठीक नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सर मेरी प्लीज बात मानिए, मैं पर्सनली आपको
बता रही हूँ कि ये बेड उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी 2 ही दिन पहले एक औरत की इस बेड पर मौत हुई है। वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि प्लीज सर, मैं पर्सनली आपको ये बता रही हूँ कि आप इस बेड को मत लीजिए, क्योंकि ये बेड आपकी बेटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मनीषा के पिताजी बोलते हैं प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए, हमें बहुत जरूरत है, हमारी बेटी बहुत ही तकलीफ में है। उस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, वो बेड बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिस औरत की मौत हुई थी कहा जाता है कि वो एक नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक गायन थी। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये बेड आपकी बेटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो प्लीज ये बेड मत लीजिए। क्योंकि हमारे गांव में बोला जाता है कि जिस सेज पर, जिस बेड पर किसी डायन की मौत होती है उसे तो जला दिया जाता है और टच भी नहीं किया जाता, और आप उस पर अपनी बेटी को सुलाने की बात कर रहे हैं। तो उस पर मनीषा के पिताजी बोलते हैं कि मैडम प्लीज, हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं और खुद बहुत सालों से शहरों में रह रहे हैं, हम इस बात को नहीं मानते, आप प्लीज उस बेड को हमारी बेटी के लिए अलॉट करवा दीजिए। तो उस पर रिसेप्शनिस्ट बोली कि ठीक है सर, मैं आपको किस भाषा में समझाऊं। तो ठीक है, वो उस पर साइन कर देती है, उन्हें वो बेड अलॉट करवा देती है, लेकिन बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि वो कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। तो अलॉट करवाने के बाद कंपाउंडर मनीषा के घर वालों को डॉक्टर के पास ले जाता है। वहां पर डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बेड उसे अवेलेबल कराया गया, या उसको कुछ पता भी नहीं था और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। तो वहां पर मनीषा का ऑपरेशन होता है, मनीषा का नॉर्मल ठीक हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है नॉर्मल है, और डॉक्टर बोलता है कि 2-4 घंटे इसको आराम करना पड़ेगा। पर उसकी तबीयत को ज्यादा मतलब खराब देखते हुए वो कहते हैं कि आज रात तक इसको यहीं पे एडमिट रहने दीजिए, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, तो आप भी यहाँ आसपास सो सकते हैं क्योंकि ये जनरल वार्ड है। तो उसके घर वाले कहते हैं चलो ठीक है, इतने पैसे तो हैं कि हम एक रात एडमिट करवा सकते हैं। तो वहाँ एडमिट करवा देते हैं और मनीषा वहीं सो रही होती है और उसके घर वाले भी आसपास उसके सो रहे होते हैं। तो जी आती है रात की बात। रात होती है, मनीषा एकदम से गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, एकदम से झटके से ऐसे। तो ये ऐसी आवाजें सुनकर उसकी मम्मी जाग जाती है और उसको ऐसी कंडीशन में देखकर उसके घर वालों को जगाती है, और फिर जल्दी से कंपाउंडर नर्स को बुलाया जाता है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। फिर उसकी जब चेक किया गया, उसको मॉनिटर किया गया, कंपाउंडर ने चेक किया, नर्स ने चेक किया, तो उन्हें मिलता है कि उसकी सांसें रुक रही हैं, उसकी सांसें अटक रही हैं। तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसे आईसीयू में लेके जाया जाता है और वहां पे उसका पूरा मॉनिटर किया जाता है। काफी देर के बाद वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और जो उसकी मॉनिटर पे, जो मीटर पे लाइफ लाइन चलती है, वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब कि वो मर चुकी है। डॉक्टर्स को लगता है कि वो मर चुकी है। फिर ये सब बाहर उनके घर वालों को बताने जा रहे होते हैं और जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं वहीं बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि वो किसी दर्द में चिल्ला रही हो। और ये सब सुनते ही डॉक्टर वापस से आईसीयू में चले जाते हैं और देखते हैं कि मनीषा की जान वापस आ गई है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही मिरेकल है, ये तो मिरेकल है, वो एकदम से मतलब मरी हुई लड़की जिंदा हो गई है। तो ये सब देखते हुए वो बोलते हैं अच्छा हुआ कि ये जिंदा है, और फटाफट उसकी जो इलाज है, जो भी इंजेक्शन है, दवाइयां हैं दी जाती हैं, वो ठीक हो जाती है। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी तो चमत्कार से ठीक हुई है और भगवान ने उसे बचाया है। लेकिन डॉक्टर को नहीं पता था ये किसी भगवान ने नहीं बचाया। तो उसे घर ले जाया जाता है, उसका पूरा परिवार उसे घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। तो उस दिन, उस रात को जब मनीषा अपने घर में सो रही थी और उसके पूरे घर वाले एक दूसरे कमरे में सो रहे थे, उसके मम्मी पापा, तो अचानक से उसके कमरे से, मनीषा के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तो ये आवाजें सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि मनीषा ने अपना पूरा शरीर तोड़ मरोड़ लिया है
जो जिस पर मनीषा लेटी हुई थी, वो बेड के जो पावे होते हैं, जो बेड के जो पैर होते हैं, वो ऐसे हो गए थे, ऐसे नीचे गिर रहे थे और बेड नीचे गिर रहा था। ऐसी खतरनाक सिचुएशन, खौफनाक सिचुएशन थी जो घर वाले देखकर डर गए। और मनीषा अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग उसके अंदर समा गए हों। ऐसी भारी भरकम आवाज निकाल रही थी। ये सब देख के उसकी माँ किनारे में खड़ी हुई सन्न रह गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे हुआ क्या है। उसके पिताजी ने सोचा कि डॉक्टर जब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, तो इसलिए उन्होंने फटाफट एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो कि इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद मनीषा की मम्मी घबराई हुई उसके पास जाती है और उससे टच करती है। जैसे ही उसकी मम्मी उसे हाथ लगाती है, उसका हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। और जैसे ही उसकी माँ उसको हाथ लगाती है, वो बिल्कुल ही ढीली पड़ के नीचे गिर जाती है और ऐसा लगता है उसने अपना शरीर छोड़ दिया हो। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद अचानक से एकदम से झटके से खड़ी होकर बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे इंदापुर जाना है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, तुझे इंदापुर क्यों जाना है, वहां कौन है? तो वो बोलती है, इंदापुर क्यों जाना है का क्या मतलब, मेरा पति इंदापुर रहता है और मेरे बच्चे भी हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, पति और बच्चे कैसे होंगे? तो वो बोलती है कि आप बकवास मत कीजिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे इंदापुर जाना है, वहां मेरा पति रहता है जिसने मुझे बहुत मारा था और मेरे पैर हाथ तोड़ दिया था और उसने मेरे बच्चों को भी बहुत मारा होगा, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कैसे हैं, तो प्लीज मुझे इंदापुर ले चलो। फिर एकदम से उसने मूड चेंज करते हुए बोला पूरी डरावनी आवाज में कि अगर तुम मुझे इंदापुर नहीं ले गए तो मैं तुम्हारी बेटी को भी वापस नहीं आने दूंगी। जबकि वो वापस जा रही थी, उसे मैं ही खींच के लाई हूँ, अगर तुम मुझे इंदापुर नहीं ले गए तो मैं उसे मार डालूंगी। ये सारी सिचुएशन देखते हुए उसके घर वाले बिल्कुल ही घबरा गए। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी को कोई मेंटल इश्यू हुआ है, कोई दिमागी संतुलन खराब हुआ है। तो वो लोग उसे किसी नजदीकी छोटे हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो छोटे हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टर ने बोला कि इसे कोई मेंटल इश्यू हुआ है, तो उसको दिमाग शांत करने के लिए उसे दवाइयां दे रहे थे, जिसकी वजह से वो नींद सी में थी। फिर भी जब भी उसकी आंखें खुल रही थी तो वो यही कह रही थी कि मुझे इंदापुर जाना है। जब भी उसकी आंखें खुल रही थी, बार बार यही दोहराया जा रही थी कि मुझे इंदापुर ही जाना है, अगर तुम मुझे इंदापुर नहीं ले गए मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर उन लोगों को यकीन तो नहीं हो रहा था, कि बस उन्हें यही लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई मेंटल इशू हुआ है। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद उनकी बेटी शांत हो गई, मतलब वो खत्म हो गई। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया और जब रिश्तेदार आए, गांव देश के लोग आए, तो जब उन्हें ये सारी बातों का पता लगा तो उसके घर वालों को बहुत सुनाया और कहा कि क्या पता उसके अंदर कोई भूत प्रेत का आत्मा या साया आ गया हो, तुम एक बार उसे लेकर तो जाते, तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास जिंदा होती। ये सब बातें सुनकर उनका पूरा परिवार परेशान था। वो लोग पूरे सदमे में थे। उनकी बेटी चली गई थी, शायद उनकी लापरवाही की वजह से। वो लोग कोई त्योहार भी नहीं मनाते थे, कोई खुशी नहीं मनाते थे, किसी की खुशी में जाते भी नहीं थे और कहीं बाहर भी नहीं निकलते थे। बस आस पड़ोस वालों ने उन्हें बस जरूरी काम के लिए बाहर जाते देखा, बस उसके अलावा नहीं। तो मानो उनकी जिंदगी पूरी उजड़ चुकी थी। ये जो पूरी कहानी है मनीषा की, ये किसी और ने नहीं बताई, बल्कि उसके ही किसी रिश्तेदार ने बताई है। उनका कहना यह है कि अंधविश्वास करना गलत बात है, लेकिन किसी भी चीज पर विश्वास ना करना ये भी सही नहीं है। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि उसकी सिचुएशन कुछ अलग ही है, अपनी जिद नहीं करनी चाहिए, दिखा लेना चाहिए। जहां वो कह रहा है उसे एक बार वहां तक ले जाना चाहिए, ताकि वो बच सके और जान सके कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द ले आऊं, ताकि आपको अवेयर कर सकूं, आपको नॉलेज दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।